नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी भूगोल से चैप्टर नंबर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। कुल 42 प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। आप सभी अभ्यर्थी इन 42 प्रश्नों के जो जवाब हैं लाइव प्रीमियर में, ध्यान रखिएगा, जब लाइव प्रीमियर आपका आज जैसे कि 10 बजे होता है तो 10 बजे आप जुड़कर लाइव प्रीमियर में कमेंट भी कर सकते हैं आंसर्स के, और साथ में आप लास्ट में ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो ये 42 प्रश्न हैं जो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पूरे एनसीईआरटी 11th क्लास की भूगोल पर आधारित, इसमें से आपके कितने प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहेंगे कि हमने जो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ का जो ग्रुप बना रखा है बीपीएससी टीआरई 4.0 के अभ्यर्थियों के लिए, जहाँ पर आप सभी के टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट ग्रुप के अंदर हमने कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं जिससे आप सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ सहूलियत हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप एक ग्रुप देख पा रहे हैं जिसका नाम है बीपीएससी टीआरई 4.0 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय संदीप सर। तो आपको इस वाले ग्रुप में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने खुद से बनाए हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, और इसमें हमने टीआरई 3 के समय जो प्रश्न दिए थे वो भी यहाँ पर हमने सेंड कर दिया है। तो आप सभी अभ्यर्थी इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। बीपीएससी पैटर्न के सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ दिन तक, लगभग मान के चलिए कि 5 से 7 दिन तक आपका यहाँ पर, अभी ये 18 प्रश्न जो देख रहे हैं, इससे पहले आपको सैकड़ों प्रश्न हमने करा चुके हैं, आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पर नया स्टार्ट किया बिहार स्पेशल, तो ध्यान रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के बिहार स्पेशल के जो प्रश्न हैं 18 हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको डेली इसमें प्रश्न ऐड किए जाएंगे, तो आप यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर आपको यह ग्रुप ऊपर दिख रहा है, कहीं हो सकता है जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करें तो यहाँ नीचे दिखे, तो आप नाम से पढ़ लीजिएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर नीचे आते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 टेस्ट सीरीज होम पेज, तो ये होम पेज जो आप पहले टेस्ट जब देने जाते थे तो जो आपको मेन पेज ओपन होता था, तो जो प्रमुख या मुख्य पेज है, मेन पेज है, ये इसका होम पेज है। तो आप यहाँ से आपको जितना भी लिंक वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वीडियो वगैरह का, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो आपको पब्लिकली जो सूचना दी जाती है, जो आपको पब्लिकली यहाँ पर सूचना दी जाती है, नोटिस जो हमारी तरफ से दिया जाता है, वो भी आपको इसी में मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4.0 6 to 8 एसएसटी का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1 23 फरवरी को, यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं अटैम्प्ट किया, पीआरटी के अभ्यर्थियों को भी यह टेस्ट अटैम्प्ट करना है, तो आप इस ग्रुप में क्लिक करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर है बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी टेस्ट सीरीज बाय संदीप सर, तो यहाँ पर आपको हमने अभी तक पीआरटी के फुल 3 टेस्ट करा रखे हैं, और एक हमने आपको मिनी टेस्ट कराया था, 60 प्रश्नों का मिनी टेस्ट कराया था। तो आप इन सभी को अटैम्प्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है, तो सब कुछ हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। थोड़ी इससे यहाँ पर आपको सहूलियत होगी, पहले एक ही ग्रुप में सब ऊपर नीचे था तो अभ्यर्थियों को पता नहीं चलता था। यहाँ से आप प्रश्नों को, प्रमुख प्रश्नों को देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब ओपन करेंगे तो हो सकता है ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो, तो जिस तरीके से पोस्ट जाते हैं जिस भी ग्रुप में, उस हिसाब से ऊपर नीचे शो करता है। नाम से आप देख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपनी क्लास पर, प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आते हैं, और यहाँ पर क्लास 11th एनसीईआरटी भूगोल से पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, और इस बुक के अंदर आपको भारत का जो भूगोल है, इंडियन जियोग्राफी है, उसको पढ़ना होता है। इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1 जो था 2 एपिसोड में ख़त्म करा दिया है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। तो भारत से संबंधित संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, इसमें भी आपका 2 एपिसोड लगेगा। आज हमने 42 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आए हैं, और 42 प्रश्न के बावजूद भी मान के चलिए कि 20 प्रश्न के आसपास और बचेंगे, तो आपके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, और साथ में अगले चैप्टर का भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। चलिए पहला प्रश्न आप सभी अभ्यर्थियों के सामने है, और यह प्रश्न वैसे हमें जो पिछला एपिसोड था, लास्ट एपिसोड नंबर 2, वहाँ पर रखना था, लेकिन ये छूट गया था, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको कवर करा दे रहे हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 69वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। प्रश्न आप सभी के सामने है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, ऑप्शन है बघेलखंड, ऑप्शन है मालवा पठार, एक से अधिक। क्या आंसर होगा? तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को,
और भारतीय मानक समय बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं इसी पॉइंट का नाम पूछ रहा है, यानी कि किस क्षेत्र में मिलते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बघेलखंड। आइए मैप के माध्यम से एक बार आपको समझाते हैं, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कर्क रेखा यहाँ पर आपको शो किया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो आता है, यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप जब देखेंगे और ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पर लगभग कहीं पे इस तरीके से कुछ यहाँ पर मुलाकात होगी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये आपस में कहाँ मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर हटा दे रहे हैं, देख लीजिए क्या है ये, बघेलखंड। तो बघेलखंड में मिलते हैं और जो बघेलखंड वाला क्षेत्र जहाँ पर ये मिलते हैं तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो उस प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो गया, बघेलखंड। और बघेलखंड किस पार्ट में, तो छत्तीसगढ़ पार्ट में। चलिए छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय प्रतिच्छेदन बिंदु क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा है, तो जो जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे उसी को प्रतिच्छेदन बिंदु क्रॉसिंग पॉइंट बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरजपुर। तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार किसके भाग हैं, पूर्वी घाट के, पूर्वांचल पहाड़ियों के, प्रायद्वीपीय पठार के। तो कार्बी एंगलोंग एवं मेघालय का जो पठार है ये किसके भाग है, तो राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार के। एक बार मैप के माध्यम से देखते चलते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये जो पूरा आप पोर्शन देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये पूरा नीचे दक्षिण की तरफ, तो ये जो पोर्शन है पूरा इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार यहाँ तक तो है ही, साथ में यहाँ पर भी प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग पड़ता है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कार्बी एंगलोंग एवं मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार ये वाला पोर्शन है जो गारो खासी जयंतिया वाला है। तो मेघालय का पठार और साथ में एंगलोंग पठार, तो एंगलोंग पठार और गारो और मेघालय पठार की बात करें तो ये एक्चुअली में किसके भाग है, इसी पूरे प्रायद्वीपीय भारत के। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट ये वाला पोर्शन है, इसका ये तो खुद भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार जो कि यहाँ पर स्थित है तो देखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में पार्ट किसके हैं, तो ये पार्ट हैं प्रायद्वीपीय भारत के, पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर पठार दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेघालय का पठार दिख रहा है और साथ में कार्बी एंगलोंग पठार। तो कार्बी एंगलोंग पठार और मेघालय पठार, इसको जो है छोटा नागपुर से अलग कौन करता है, तो बीच में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक गैप पड़ता है, एक भ्रंश पड़ता है जिसका नाम है, हम अगले प्रश्न में देखेंगे। तो इस भ्रंश को भी ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार को इस मेघालय वाले पठार से अलग कौन करता है, उसके बारे में भी अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया, कार्बी एंगलोंग एवं मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। पूर्वांचल पहाड़ियाँ जो होती हैं ये म्यांमार और भारत की सीमा पर आपको मिलेंगी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, और जिसमें से फेमस है पटकाई बम, नागा और मिजो हिल्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर से अलग करता है, फिगर के माध्यम से हमने बता दिया है। ऑप्शन है मालदा भ्रंश, नादिया भ्रंश, बोकारो भ्रंश। क्या आंसर होगा, तो बात करें मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर से जो अलग करते हैं उसको हम बोलते हैं मालदा भ्रंश, मालदा गैप। तो ध्यान रखिएगा, और इसको हम राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, राजमहल गारो गैप या मालदा भ्रंश मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो ये आपने देख लिया कि मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, लेकिन पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत का। तो प्रायद्वीपीय भारत से इनको अलग कौन करता है, तो राजमहल गारो गैप या मालदा भ्रंश। क्लियर हो गया प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
रायसीना पहाड़ी जिसके शिखर पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है किस पर्वत श्रृंखला का विस्तारित अंग है? तो आप राष्ट्रपति भवन, आप में से बहुत अभ्यर्थी घूमने भी गए होंगे, तो जो जिस पर बना है उसका नाम है रायसीना हिल्स। तो रायसीना हिल्स आपसे पूछा जा रहा है कि रायसीना हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का विस्तारित अंग है? विंध्य श्रेणी का, अरावली का, शिवालिक का? तो बात करें रायसीना हिल्स का जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये अरावली का भाग है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का ये भाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? चौकोर है, त्रिकोणीय है, षटकोण है? तो भारतीय प्रायद्वीप का आप जब देखते तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, तो आप इसमें ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। कैसा है? ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, त्रिभुज के आकार का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? प्राचीन काल में अगर हम बात करें, बहुत पहले, तो भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का हिस्सा था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं कि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जो पूरा विश्व है, पूरी धरती है, 7 महाद्वीपों में विभाजित है। लेकिन एक समय था कि, लेकिन बहुत पहले की बात है कि एक समय था जब सारा जो महाद्वीप था एक ही में जुड़ा हुआ था। जितने भी महाद्वीप थे सब एक ही में जुड़े हुए थे, और इस महाद्वीप का जो नाम था वो था पैंजिया महाद्वीप था। और महाद्वीप के चारों ओर एक बड़ा सा महासागर था जिसका नाम था पैंथालसा। पैंथालसा। समय के साथ में क्या हुआ, जो पैंजिया था ये 2 भाग में टूट गया, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। उत्तरी और दक्षिणी भाग, यहाँ पर बात करें, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग था इसको जो नाम था ये रखा गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप का भाग, भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो दक्षिण का पार्ट रहा, एक हिसाब से कह सकते हैं, जब आप जो उत्तरी पार्ट हो अंगारा लैंड में चले गए, जैसे रूस वगैरह, यूरोप का पार्ट पूरा, उत्तरी अमेरिका का जो भाग है वो पूरा, तो और बाकी जो नीचे के दक्षिण के जो क्षेत्र थे वो गोंडवाना लैंड में चले गए। तो भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और आपको मालूम है कि भारत की अगर बात करें तो नॉर्थ, उत्तर की तरफ में शिफ्टिंग हुई है, जो इंडियन प्लेट है उसकी उत्तर की तरफ शिफ्टिंग हुई है। आज भारत की जो लोकेशन आप देखते हैं वो पहले कहाँ पर हुआ करती थी, तो वो अफ्रीका महाद्वीप के पास में हुआ करती थी। तो अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ आप मेडागास्कर देखते हैं, तो मेडागास्कर के लगभग साथ में भारतीय जो प्रायद्वीप था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, और फिर टक्कर वगैरह हुआ, फिर आगे की प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का हिस्सा माना जाएगा? तो राइट आंसर आपका गोंडवाना लैंड हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप जो भारतीय प्रायद्वीप है मुख्यतः प्राचीन नाइस बोलते हैं इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है, नाइस या नीस, जो भी पढ़िए आप। तो प्रायद्वीप जो है मुख्यतः प्राचीन नीस और किससे बना हुआ है? बसाल्ट से बना हुआ, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर से। तो प्रायद्वीप जो है या प्रायद्वीपीय भारत है मुख्य रूप से प्राचीन नीस से और साथ में ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो राइट प्रश्न आपका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ रिफ्ट घाटी में बहती हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, नर्मदा है, तापी है, महानदी है। क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नर्मदा, तापी और महानदी तीनों ऐसी नदियाँ हैं जो रिफ्ट घाटी में बहती हैं, याद रखिएगा। और महानदी की बात करें तो कुछ भाग स्टार्टिंग का रिफ्ट घाटी में बहती हैं, फिर जो है नॉर्मल तरीके से बहती है। तो यहाँ पर ओवरऑल जब रिफ्ट घाटी पूछा जाएगा तो नर्मदा भी है, तापी भी है, महानदी भी है। तो आंसर आपका 1 से अधिक है 9 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण हिमालय है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। 1 से अधिक है, नन है। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो अगर बात करें तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। और अगर हम बात करें आंसर की, राइट आंसर की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत के बारे में सही कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है, ये अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण है, रेसिडुअल माउंटेन्स के उदाहरण है।
रेसिड्यूअल या अवशिष्ट माउंटेन्स के उदाहरण हैं जिनका अपरदन हो चुका होता है समय के साथ में। ये प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको अगर पहले ऑप्शन में भी डाउट हो तो भी आप सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको मालूम है तो इससे भी आपको आंसर पता चल जाएगा कि राइट आंसर 1 से अधिक है। साथ में ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन वलित पर्वत होते हैं इनको हम अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी कहते हैं, अवशिष्ट माउंटेन भी कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका समय के साथ में अपरदन हो चुका होता है और इसलिए इनकी ऊंचाई जो होती है आप देखते हैं बहुत कम हो जाती है। कमेंट कीजिएगा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। हाईएस्ट पीक है अरावली की गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो यहाँ पर बात करें कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, गोदावरी एवं कृष्णा, महानदी एवं कावेरी, नर्मदा एवं तापी। तो कौन से यहाँ पर हो जाएंगे आंसर? तो गोदावरी एवं कृष्णा पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, डेल्टा बनाती हैं। महानदी और कावेरी भी पूर्व की तरफ बहती है, डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और तापी की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो फिर बनाती क्या हैं? तो नर्मदा और तापी जैसी जो नदियाँ हैं ये जो है ज्वार नद मुख बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं, जिनको इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। और ज्वार नदमुख या एस्चुरी सिंपली में आप ये समझ सकते हैं कि जब नदियों द्वारा लाया गया जो सेडिमेंट डिपॉजिट है वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जब होता है तो उसको हम डेल्टा ना कहकर ज्वार नदमुख एस्चुरी कहते हैं। और डेल्टा कब बनता है? जब समुद्र से, मतलब समुद्र में जाने से पहले ही जब सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, समय के साथ में एक जो है मिट्टी तैयार हो जाती है जो समुद्र तल से थोड़ा ऊपर होती है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पर नर्मदा और तापी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित यहाँ पढ़िएगा इसको, हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर निम्नलिखित होना चाहिए। तो हिमालय के संदर्भ में इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है, टेक्टोनिक मूवमेंट से जुड़ी हुई है, ये विश्व के नवीनतम वलित पर्वत हैं। गॉर्ज, बी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ एवं जलप्रपात इनकी विशेषता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो हिमालय के संदर्भ में बात करें तो इनकी उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही बात है। टेक्टोनिक मूवमेंट से हुई है, टेक्टोनिक मूवमेंट से हुई है और विश्व के नवीनतम वलित पर्वतों के उदाहरण भी हैं। गॉर्ज, बी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात इनकी विशेषता भी है। और यहाँ पे गॉर्ज की अगर हम स्पेशली बात करें तो गॉर्ज क्या होता है कि पहाड़ को, जो नदी होती है, पहाड़ का जब उत्थान हो रहा है तो नदी काटती रहती और समय के साथ में रास्ता बना लेती है, जिसको हम गॉर्ज कहते हैं। सिंधु नदी के द्वारा गॉर्ज बनाया जाता है। इंडस सिंधु, साथ में ब्रह्मपुत्र नदी भी गॉर्ज में बहती है जब इंडिया की तरफ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपके सभी आंसर यहाँ पर सही हैं। तो कौन से यहाँ पर सही हो जाएंगे? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान जिसको हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहते हैं, मूलतः एक है। तो यह क्या था? ये ओरिजिनल रूप से, मूल रूप से भू अभिनीति गर्त, जियो सिंक्लाइनल डिप्रेशन या गर्थ ट्रेंच, जैसे आपने मैरियाना ट्रेंच देखा है जो कि विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है। फिर है विशाल खड्ड, ग्रेट गॉर्ज। तो क्या था ये? तो बात करें भारत के जो उत्तरी मैदान थे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो आज के डेट में बने हुए, एक टाइम था जब यहाँ पर कोई भी मैदान नहीं था। तब था क्या? तो भू अभिनीति गर्त था, जियो सिंक्लाइनल डिप्रेशन था। और ये किस वजह से बना था? तो इंडियन प्लेट की अगर हम बात करें तो जो इंडियन प्लेट, यहाँ पर इंडियन प्लेट का टक्कर हुआ था, किससे हुआ था? यूरेशियन प्लेट से। तो इंडियन प्लेट का जो टक्कर हुआ था यहाँ पर जो है एशियन प्लेट से, और जब दो महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीप प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट, और जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक मतलब आपस में टकराती हैं तो घनत्व का बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो इस वजह से पूरी तरीके से यहाँ पर सबडक्शन नहीं हो पाया। सबडक्शन ना होने की वजह से भू अभिनीति गर्त का निर्माण हुआ, जिसको धीरे धीरे समय जैसे जैसे समय बीता तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ थीं इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए उनके माध्यम से ये जो गड्ढा था, कह सकते हैं एक हिसाब से जो गड्ढा था, जिनको भू अभिनीति गर्त कहते हैं, तो ये भरता गया, समय के साथ में धीरे धीरे भरता गया। तो और फिर आज के डेट में हमें जो है भारत के उत्तरी मैदान के रूप में ये प्राप्त है। जहाँ पर भारत की कितनी % आबादी रहती है भारत के उत्तरी मैदान में, एक बार कमेंट कीजिएगा। तो भू अभिनीति गर्त था यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी आपसे पूछता रहता है, तो चूंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो महत्वपूर्ण है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किसका विस्तारित भाग है? या काराकोरम पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किससे निकलती हुई प्रतीत होती है या फिर कहाँ से निकली है? तो अगर हम भारत में बात करें तो भारत में आप देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, लेकिन ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट का नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तिब्बत पठार से, हिमालय से, पामीर ग्रंथि से। तो बात करें काराकोरम पर्वत श्रेणी की तो ये पामीर ग्रंथि से निकली हुई है, एक हिसाब से पामीर ग्रंथि से निकली हुई है, जिसको हम पामीर नॉट कहते हैं। पामीर नॉट कहते हैं। पामीर ग्रंथि को और क्या कहते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा। संसार की छत किसे कहते हैं? आंसर आपके सामने है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ट्रांस हिमालय जिसको हम पार हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं। तो ऐसा हिमालय जो मुख्य हिमालय से अलग हो, उससे परे हो, उसी को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। मुख्य हिमालय क्या है आज के डेट में अगर हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये आपके मुख्य हिमालय हैं। और इससे परे जो हिमालय का भाग है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो इन हिमालय से बहुत पहले बना था। इनकी जो उत्पत्ति हुई थी ट्रांस हिमालय की, ये हिमालय आप जो 3 पार्ट में देखते हैं इनकी उत्पत्ति से बहुत पहले हुई थी, इसीलिए इनको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी जहाँ पर भगवान शंकर का स्थान माना जाता है, पवित्र स्थान कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश पर्वत श्रेणी, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम की बात करें तो ये सभी ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। पीर पंजाल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। पीर पंजाल पार्ट है किसका? तो ये मध्य हिमालय का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, मध्य हिमालय का पार्ट है, जिसको हम लेसर हिमालय कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जब आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसके अलावा जब आपसे पूछेगा भारत में हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी जब आपसे पूछेगा तब आपका वहाँ आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। लद्दाख, काराकोरम, झांसकर कहाँ पर स्थित है गॉडविन ऑस्टिन? तो आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी चोटी और सबसे पूर्वी चोटी। तो सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरुआ। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, नमचा बरुआ। तो सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है, सबसे पश्चिमी चोटी है, और नमचा बरुआ सबसे पूर्वी चोटी है। अगला प्रश्न है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा चोटियाँ किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, नेपाल, भारत, तिब्बत। तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा चोटियाँ ये नेपाल में स्थित हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैप के माध्यम से, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये पूरा आपको नेपाल का पोर्शन दिखाया गया। तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है नेपाल में, नेपाल का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नमचा बरुआ भी यहाँ पर आपको दिखाया गया, सबसे पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है। यहाँ पर आप सांगपो नदी देख रहे हैं, जिसके बारे में आगे प्रश्न आएगा। तो सांगपो नदी यहाँ पर आप देख रहे हैं। पटकाई बम यहाँ पर आपने देख लिया, नागा श्रेणी, और ये यहाँ पर किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पर आपको मालूम है ये कौन सा देश है? म्यांमार। ये पूरा भारत हो गया। तो भारत और म्यांमार के बीच में ये सीमा भी बनाते हैं, पटकाई बम, नागा श्रेणी और मिजो श्रेणी। चलिए वापस आते हैं प्रश्न पर। कंचनजंगा का यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, भारत में सिक्किम वाले पार्ट में स्थित है, सिक्किम में भी स्थित है कुछ पार्ट, मतलब एक पार्ट तिब्बत में भी स्थित है, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर वापस आते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। धौलागिरी और अन्नपूर्णा चोटियाँ नेपाल में स्थित है। एक बार कमेंट कीजिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? और साथ में महाभारत जो चोटी है या महाभारत जो श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है?
निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं? लोकेशन हमने आपको दिखा दिया है। तो सांगपो नदी की बात करें तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। तो सतलुज जो है, ब्रह्मपुत्र को हम क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं तिब्बत में। इसके अलावा बात करें सिंधु की, तो सिंधु को तिब्बत में क्या कहते हैं? एक बार कमेंट कीजिएगा। तो सिंधु नदी को तिब्बत में कहते हैं सिंघी खाम्बन। सिंघी खाम्बन कहते हैं, सिंघी खाम्बन कहते हैं। इसका मतलब होता है शेर जैसा मुख। तो सिंधु नदी को सिंघी खाम्बन कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जास्कर, कराकोरम, शिवालिक, लद्दाख। विकल्प भी आपके सामने है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, आप उत्तर से दक्षिण बना लीजिए, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर आपको कराकोरम है, फिर कराकोरम के बाद आपको मालूम है क्या आता है? लद्दाख आता है। लद्दाख कितने पे है? 4 पर है। फिर क्या आता है? जास्कर आता है। और जास्कर के बाद आपने पीर पंजाल पढ़ा था, तो पीर पंजाल आपको विकल्प में नहीं है। तो पीर पंजाल के बाद क्या पड़ता है? शिवालिक पड़ता है। तो शिवालिक तो सबसे नीचे ही है। जास्कर यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर शिवालिक। इस प्रकार से हो गया, तो ये हो गया 3। तो यहाँ जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ देखेंगे तो 3 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछता तो 2, 4, 1, 3 हो जाता, लेकिन दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा तो 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बीच में आपको पीर पंजाल भी दे देगा तो शिवालिक सबसे बाद में आएगा। शिवालिक के ऊपर मध्य हिमालय का भाग है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल शिवालिक से ऊपर पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो आपने 3 पार्ट हिमालय के पढ़े हैं। महान हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं। मध्य हिमालय की बात करें तो बीच वाले पार्ट के हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, और सबसे नीचे का जो पार्ट है उसको हम शिवालिक कहते हैं। तो डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी ये पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, और ये शिवालिक का ही पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक को हम अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पटकाई, नागा, मिजो श्रेणियां किन देशों के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती हैं? तो लोकेशन भी हमने आपको इस प्रश्न का दिखा दिया है, तो आसान हो गया अब आपके लिए। तो पटकाई, नागा, मिजो श्रेणियां अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है? विंध्य और अरावली, विंध्य और महादेव, विंध्य और सतपुरा। तो 25 नंबर का जो प्रश्न का राइट आंसर है वो है सी, विंध्य और सतपुरा के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। एक बार मैप के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नर्मदा नदी है, ऊपर विंध्य श्रेणी है, नीचे सतपुरा श्रेणी है, और विंध्य और सतपुरा के बीच में बह रही है नर्मदा नदी। तो भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी की बात करेंगे तो सतपुरा नदी के दक्षिण में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, सतपुरा नदी के दक्षिण में बहती है। इसके अलावा आप मैकाल श्रेणी यहाँ पर देख रहे हैं। मैकाल श्रेणी से आपने देखा है कुछ नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं, आगे प्रश्न भी आएगा। तो मैकाल श्रेणी से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, आगे प्रश्न भी आएगा। वापस से चलते हैं प्रश्न पर। तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा के बीच में बहती है। अगला प्रश्न है, चंबल किसकी सहायक नदी है? प्रश्न आपके सामने है, चंबल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन नदी, यमुना नदी। तो चंबल की बात करें तो चंबल के किनारे ही कोटा शहर स्थित है। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा सिंध, बेतवा, केन भी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं या 2 बार काटती हैं? साबरमती, माही, सोन। तो ये आपको मालूम होगा कि माही नदी की बात करें तो ये कर्क रेखा को, अगर ये कर्क रेखा जा रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इस तरीके से कुछ इसका बहाव है, यानी कि एक बार यहाँ से क्रॉस किया और दोबारा यहाँ से क्रॉस किया, तो 2 बार कर्क रेखा को क्रॉस करती है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हमने आपको पढ़ा रखा है कि
विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? और साथ में मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका नाम है, जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, उसका नाम है कांगो या जायरे नदी। तो कांगो या जायरे नदी, और 2 बार जो है लिम्पोपो पार करती है। लिम्पोपो 2 बार मकर रेखा को क्रॉस करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति मैकाल श्रेणी से होती है? सोन, तापी, नर्मदा। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो किस नदी की उत्पत्ति मैकाल श्रेणी से होती है? मैकाल श्रेणी अमरकंटक का ही पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे अमरकंटक पूछे चाहे मैकाल पूछे, बात एक ही है। तो अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से उत्पत्ति किसकी होती है? तो सोन नदी की भी होती है, नर्मदा नदी की भी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी सही होने की वजह से डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तापी की बात करें तो ये निकलती है सतपुड़ा से, सतपुड़ा के मुल्ताई नामक स्थान से। तो सतपुड़ा के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है तापी। सोन और नर्मदा मैकाल श्रेणी से इनकी उत्पत्ति होती है। प्रश्न आपका टीआरई में पूछा गया है, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? लूनी नदी, साबरमती, माही। तो साबरमती और माही की अगर हम बात करें तो साबरमती और माही ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है? खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है अरब सागर का। अरब सागर ही तो है, इस छोटे पार्ट को खंबात की खाड़ी बोल दिया जाता है। तो अरब सागर में अल्टीमेटली गिर रही है, तो यहाँ पर तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन पूछा नहीं गिरती है। लूनी नदी की बात करें तो ये अरब सागर में नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? तो ये रणआब कच्छ में जाकर गुम हो जाती है, खो जाती है। तो रण कच्छ के रण में, कच्छ के रण में ये खो जाती है, वहीं समाप्त हो जाती है लूनी नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन सी नदी यहाँ पर ज्वार नदमुख बनाती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का 30 नंबर का? तो कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ईश्वरी बनाती है, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया ऊपर में। तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। महानदी और गोदावरी डेल्टा वाली नदियाँ हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में, अन्नामलाई हिल्स में। कहाँ पर मिलती हैं? तो राइट आंसर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। इसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम अगर आपसे टाइगर रिजर्व पूछ लेगा तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में भी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। नीलगिरी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, साथ में पश्चिमी घाट की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत एवं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, अनाई मलाई है, अनाई मुदी है। क्या आंसर होगा आपको? तो यहाँ पर आप अनाई मलाई और अनाई मुदी में कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। हालांकि प्रश्न आपके लिए आसान है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनाई मुदी। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट से जुड़े राज्य कौन से हैं? कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल तट की बात करें तो यहाँ पर लौटते हुए मानसून से बारिश भी होती है, आपने पढ़ा है, लौटते हुए मानसून से बारिश भी होती है। तो लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कोरोमंडल तट से जुड़े हुए राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मालाबार तट से जुड़े राज्य हैं। तो मालाबार तट की बात करें, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चुनना है कि एक से अधिक चुनना है, सोच लीजिए। तो मालाबार तट से जुड़े राज्य कौन से हैं? तो मालाबार तट से जो जुड़े राज्य हैं वो है केरल। इसके अलावा मालाबार तट में और क्या काउंट होता है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। गोवा के बाद का जो पार्ट है, गोवा के बाद महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के बाद जो गोवा का पार्ट है, तो गोवा के नीचे जो कर्नाटक वाला पार्ट है, तो कर्नाटक का पार्ट और केरल का पार्ट है, ये संयुक्त रूप से मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का जो पार्ट है उसको हम जो है महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। कर्नाटक के तट को स्पेशली क्या बोला जाता है? तो इसको हम कन्नड़ तट बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मालाबार तट से ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का भी भाग इसमें आता है, लेकिन मुख्य रूप से केरल के लिए प्रश्न आपको मिलेगा मालाबार तट से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बृहत हिमालय श्रृंखला। तो बृहत हिमालय जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं,
तो केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी इसको कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है। तो पूर्व पश्चिम लंबाई इसकी कितनी है, 3000 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर बात करें बृहद हिमालय श्रृंखला की पूर्व पश्चिम से जो कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत का मैदान किन नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। अभी हमने बात किया था भू अभिनीति गर्त तैयार हुआ था जब टक्कर हुई थी एशियन प्लेट की और इंडियन प्लेट की। तो भू अभिनीति गर्त तैयार हुआ था, गड्ढा बड़ा सा, और उस गड्ढे को भरते रहे कौन? तो नदियों ने। उत्तरी भारत में जो नदियां हैं, 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा उत्तरी भारत का निर्माण किया गया। किससे? जो लाए गए जलोढ़ निक्षेप से। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ पर राइट आंसर है। तो एक से अधिक यहाँ पे आपका राइट आंसर है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तरी में भारत के मैदान को दर्शाना है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में यानी ऊपर से नीचे की तरफ उत्तरी भारत का जो मैदान है उसको दर्शाना है। उत्तरी भारत का मैदान यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा बता दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे भाबर सबसे पहले पड़ता है, तराई पड़ता है, फिर जलोढ़ मैदान पड़ता है। तो भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान, और जलोढ़ मैदान में भी 2 पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है उसे हम क्या कहते हैं। तो शिवालिक फुट हिल्स के पैरेलल जो 8 से 10 किलोमीटर की जो एक पतली पट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, भाबर कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाबर। यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार के लिए, जो सबसे पहले शिवालिक आएगा या शिवालिक हो गया, जहाँ पे शिवालिक खत्म होगा तो शिवालिक के जो है गिरिपाद से स्टार्ट होता है भाबर। सबसे पहले भाबर आएगा, 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी है। फिर आएगा तराई, तराई है 10 से 20 किलोमीटर की पट्टी, तराई वाला भाग है। तराई के बाद आएगा जो पुराना जलोढ़ है। तो पुराना जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो बांगर का नंबर आएगा। फिर नदी के पास वाला जो नया जलोढ़ होता है जो हर साल आता रहता है नदियों के द्वारा, हर साल तैयार होता है, तो उसको हम बोलते हैं खादर। तो इस प्रकार से आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आएंगे तो सबसे पहले भाबर मिलेगा 8 से 10 किलोमीटर का, फिर तराई मिलेगा 10 से 20 किलोमीटर का, फिर बांगर मिलेगा जो कि जलोढ़ है, पुराना जलोढ़ है, प्राचीन जलोढ़ है, फिर उसके बाद आपको नवीन जलोढ़ मिलेगा जिसको हम खादर कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर निकलकर पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर जब नदियां हिमालय से निकलती हैं, शिवालिक पार कर रही होती हैं, शिवालिक पार करने के बाद जब भाबर में प्रवेश करती हैं तो भाबर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उन पत्थरों के बीच में विलुप्त हो जाती हैं। फिर जब भाबर क्षेत्र क्रॉस करती हैं तब आता है किसका नंबर? तराई का। तो जब तराई वाले क्षेत्र में पहुँचती हैं, जो नदियाँ मतलब दिख नहीं रही थी वो नदियाँ फिर से प्रकट हो जाती, दिखने लगती हैं तराई में। तो ये क्षेत्र का नाम है तराई। और ये तराई वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं यहाँ पर, अच्छा खासा यहाँ पर वन्यजीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। तो नदी के द्वीप भी पाए जाए, बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए भी जाना जाए, तो किस नदी घाटी का मैदान है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नदी द्वीप दे दिया गया, तो माजुली याद करते हैं आप। माजुली द्वीप आपको याद है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो सुंदरवन डेल्टा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की अगर बात करेंगे 75 से 125, 50 से 100, 100 से 150। तो राइट आंसर आपका है 50 से 100 मीटर। तो याद रखिएगा किलोमीटर नहीं है, मीटर है। तो 50 से 100 मीटर सुंदरवन डेल्टा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन राज्य या यूनियन टेरिटरी सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक है। तो आपको बताना है कि सिंधु और गंगा नदी का जो जल तंत्र है उसको अलग कौन करता है, जल विभाजक के रूप में कौन कार्य करता है? पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली, उत्तराखंड एवं दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो है हरियाणा एवं दिल्ली। एक बार देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो यहाँ पर जब आप मैप में देखेंगे और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर,
ये सिंधु नदी तंत्र बह रहा है, सिंधु नदी तंत्र, और यहाँ से जब आप देख रहे हो तो यमुना नदी और ये गंगा नदी। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है यही तो जल विभाजक है। और ये जल विभाजक वाले राज्य कौन से हैं, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थित है दिल्ली, और ये दिल्ली के साथ में हरियाणा। तो हरियाणा और दिल्ली ये एक हिसाब से किस रूप में काम करते हैं, जल विभाजक के रूप में, यानी कि ये बीच में स्थित है और इधर आपका सिंधु नदी जल तंत्र चल रहा है और इधर आपका गंगा नदी जल तंत्र चल रहा है। बीच में आपका हरियाणा और दिल्ली स्थित है, तो इसीलिए हरियाणा और दिल्ली को हम जल विभाजक के तौर पर यहाँ पर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम इस चैप्टर के बचे हुए प्रश्नों को भी डील करेंगे। 10 बजे सवेरे हम इसके अगले एपिसोड के साथ में मिलेंगे। उसके बाद फिर अगले जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो है वेडनेसडे को ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे को आपको क्लासेस दी जाएंगी एनसीईआरटी साइंस की। तो एनसीईआरटी साइंस का आपका अगला एपिसोड आएगा उसमें, और जल्द ही आपका इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस करा देंगे, तो परेशान नहीं होना आपको। टेस्ट में भी आपको वैसे भी हम आपको प्रश्न कराते ही हैं, जैसे कल जो आपका 23 फरवरी का आपको टेस्ट था, आप सभी को याद होगा। 23 फरवरी के टेस्ट में हमने आपको 7th एनसीईआरटी भूगोल के 40 प्रश्न दिए, तो कुल मिलाकर वो आपके काम के ही आए। तो हमने चाहे टेस्ट में आपको दिया, चाहे अलग से कराया या इस सीरीज़ में करा दिया, तो बात तो एक ही है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी 2 मार्च के टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। आपका जो आज का जो अगला क्लास होगा वो 3 बजे आएगा, और 3 बजे जो आपका क्लास आएगा वो आएगा मैथ्स का। तो मैथ्स का क्लास देख लीजिएगा, जिन भी अभ्यर्थियों को देखना है। बेसिक मैथ्स की यहाँ पर जो हम श्रृंखला चला रहे हैं उसमें अगला क्लास आपका आएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।